नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने पर तुली बीजेपी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय रावत का बीजेपी को दो टूक, बोले फिलहाल शिवसेना झुकेगी नहीं। जी हां, शिवसेना हमारे दम पर ही खड़ी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नुपुर शर्मा के घर पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन उन मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चला जिन्होंने, आप समझिए, जिनके ऊपर पत्थरबाजी का आरोप था। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बताएं किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले युवाओं के लिए निकालेंगे मोर्चाजियां, बड़ी पंचायत करेंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नहीं रुक रहा महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा, आज 2 दिन बाद भी दोस्तों नहीं हुआ कोई फैसला। आपको बता दें आज तीसरा दिन है, लेकिन अब तक किसी ने आपको यह नहीं बताया होगा कि दरअसल इस पूरे नाटक के पीछे बीजेपी की क्या मंशा है, हम आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं 2022 के नरेंद्र मोदी। 1980 में दोस्तों कैसे इंदिरा गांधी ने, आपको बता दें, 29 जगह की, जी हां, पूरी सरकारें गिराई थी, उसी नक्शे कदम पर 2022 के नरेंद्र मोदी चल रहा है। बताएंगे क्या कुछ पूरा ड्रामा हुआ था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हां, आपको बता दें कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ खड़े, अंत तक खड़े रहेंगे। जी हां, एनसीपी और कांग्रेस दोनों ने ऐलान कर दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय रावत के बयान से मचा तहलका। जी हां, क्या एक बार दोस्तों फिर से शिवसेना बीजेपी के साथ जा रही है और लगातार दोस्तों लगातार जो है यहां पर एकनाथ शिंदे जो है उनके पास संख्या बढ़ती चली जा रही है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी कर नूपुर अब तक फरार है, अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी नूपुर, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे गरजी शिवसेना, बोले फिलहाल शिवसेना को तोड़ने की कोशिश महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे से बीजेपी कर रही है खेल। आपको बता दें दोस्तों शिवसेना को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा था। आज उस षड्यंत्र का दोस्तों पर्दाफाश हो गया है। आपको बता दें शिवसेना ने बड़ा आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर। शिवसेना का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही है और पर्दे के पीछे सिर्फ 2 चेहरे दोस्तों, एक है गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में जो सियासी बवाल चल रहा है, जो सियासी नाटक चल रहा है, उसका अंत होना बहुत जरूरी है। लेकिन 3 दिन से यह नाटक हम देख रहे हैं। अब तक सरकार क्यों नहीं गिराई गई? अगर एकनाथ शिंदे के पास पूरा बहुमत है दोस्तों, समझिए पूरा बहुमत है, तो एकनाथ शिंदे यहां आकर उस बहुमत को साबित क्यों नहीं करते हैं? और अगर उद्धव ठाकरे के पास, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो अल्पमत में जा चुकी है, यानी कि दोस्तों वो माइनॉरिटी में जा चुकी है, तो फिर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया क्यों नहीं जा रहा? आखिरकार आप भी सोच रहे होंगे कि इसके पीछे मंशा क्या है। क्योंकि दोस्तों आपको याद हो कि जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में गिराई गई थी, तब दोस्तों बीजेपी ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की थी। आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट में कमलनाथ पहुंच गए थे कि जिन लोगों ने गद्दारी की उनको जो यहां पर निरस्त कर दिया जाए। लेकिन वो कब पहुंचे थे? बीजेपी की याचिका के बाद। दरअसल जब कमलनाथ के पास संख्या कम बची थी, उसी दिन शिवराज सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे बीजेपी के कहने पर, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि कमलनाथ जो है वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार नहीं है, उनको आदेश दिया जाए। जिसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, आप समझिए, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए एक फैसला दिया था कि कोई जरूरी नहीं है कि एमएलए को आना ही होगा, उनका मन है वो चाहे तो आए, ना चाहे तो ना आए। जबकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरासर गलत था। फैसले पर कई सवाल भी उठे थे कि सुप्रीम कोर्ट के यज बोबड़े भी सरकार गिराने में बाकायदा मोदी जी के साथ थे। सिंपल सी बात यह थी दोस्तों कि उस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने 1 मिनट की देर नहीं की थी और उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र में 3 दिन से नाटक चल रहा है, लेकिन उद्धव की सरकार अभी तक क्यों नहीं गिराई गई है? अगर एकनाथ शिंदे के पास पूरा समर्थन है
दूसरी बात, अगर शिवसेना के पास समर्थन नहीं है तो इसके पीछे की क्या षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को दोस्तों कोई अभी तक समझ नहीं पाया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, नुपुर शर्मा की लगातार बढ़ती चली जा रही है मुश्किलें। कोलकाता पुलिस नहीं छोड़ रही है नुपुर शर्मा का पीछा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, नुपुर शर्मा लगातार 3 हफ्ते से फरार चल रही है। नुपुर शर्मा के ऊपर दोस्तों आपको बता दें, सर्च वारंट उनके खिलाफ निकल चुका है, गिरफ्तारी का सर्च वारंट, लेकिन अब तक नुपुर शर्मा जो है दोस्तों हाथ नहीं आई है पुलिस के। सबसे पहला सवाल दोस्तों, नुपुर शर्मा को भगाने में किसका हाथ? 3 हफ्ते से नुपुर शर्मा कहां छुपी बैठी हैं जो अब तक वो पुलिस के हाथों में नहीं लगी? इस सवाल का जवाब दोस्तों मेरे पास है। इस सवाल का जवाब सीधा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने नुपुर शर्मा को बचाने के लिए सिर्फ उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, और जो दूसरे छुटभैया नेता थे जिंदाल, उनको तो जो है निष्कासित ही कर दिया पार्टी से। सवाल दो उठते हैं कि 2 एफआईआर जो है नुपुर शर्मा के ऊपर हो चुकी है पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी करने के ऊपर। लेकिन आप समझिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में पहले गलत सलत टिप्पणी की गई, और उसके बाद दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा लगातार इस चीज से बचती चली आई हैं। हमने पहले भी बताया था आपको, फिर से एक बार बता रहे हैं कि दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया ये काम करे ना करे, लेकिन हमें अपनी सच्ची पत्रकारिता निभाना है। हम एक सच्चे रिपोर्टर और हम सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। सिंपल सी बात यह है कि इस वक्त नुपुर शर्मा को बचाने के लिए बीजेपी ने साम दाम दंड भेद लगा डाले हैं। आपको लग रहा होगा कि अचानक से महाराष्ट्र सरकार में भूचाल कैसे आ गया। इसके पीछे भी दोस्तों एक लंबी कहानी है, और उसमें नुपुर शर्मा भी है। उस एंगल में नुपुर शर्मा भी आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने नुपुर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी थी। सवाल यही है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त जो सियासी ड्रामा महाराष्ट्र में चल रहा है उसका अंत क्या होगा, और नुपुर शर्मा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं? लेकिन कोलकाता पुलिस आपको बता दे दोस्तों, नुपुर शर्मा के पीछे है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है जैसे ही नुपुर शर्मा दिखे उनको अरेस्ट कर लिया जाए तुरंत। इसलिए भी कर लिया जाए दोस्तों क्योंकि नुपुर शर्मा को आप समझिए बाकायदा उनके घर पर जो यहाँ पर नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वो फरार चल रही है। उन्होंने हालांकि अपील की कोलकाता पुलिस से कि वो 1 महीने बाद आएंगी, उनकी जान को खतरा है। समझ में ये नहीं आ रहा कि भैया किससे जान को खतरा है नुपुर शर्मा को। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का सामने आ गया है सारा सच। पता चल गया कि आखिरकार बीजेपी ने यह सारा ड्रामा क्यों रचा है। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि 3 दिन हो गए हैं सरकार क्यों नहीं गिर रही। या तो वो अपना दावा पेश करे, या फिर इनकी सरकार दोस्तों माइनॉरिटी में है, यानी कि दोस्तों आप समझिए इनके नंबर कम है शिवसेना के, और उसके बाद भी दावा क्यों नहीं ठोका जा रहा कि भैया अब इनके पास पर्याप्त विधायक नहीं है और इनकी सरकार गिरने लायक है। लेकिन दोस्तों जो खेल आप समझ रहे हैं उससे भी बड़ा है। आपको पता हो दोस्तों कि दरअसल अब आने वाला है राष्ट्रपति चुनाव, और राष्ट्रपति चुनाव में दोस्तों बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है। इसका मामला दोस्तों अभी तक आपको किसी न्यूज चैनल ने नहीं बताया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि दरअसल पूरा ड्रामा किस चीज से जुड़ा हुआ है। सरकार तो देखिए दोस्तों कब की गिरा दी जाती, लेकिन दरअसल ये ड्रामा जुड़ा हुआ है दोस्तों किस चीज से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, और राष्ट्रपति चुनाव में दोस्तों बीजेपी की संख्या बहुत कम है। बहुत कम से मतलब दोस्तों कि विपक्ष के पास ज्यादा नंबर है और बीजेपी के पास नंबर कम है। अगर बात की जाए विपक्ष की तो चलिए पहले बीजेपी की ही बात करते हैं। बीजेपी के पास नंबर है दोस्तों यानी कि 49.1%, यानी कि 49.1%। और अगर दोस्तों कांग्रेस के यानी कि विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के पास है दोस्तों 51.1% वोट। यानी कि दोस्तों जो विपक्ष का पल्ला है वो भारी चल रहा है राज्यसभा चुनाव में, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में। अगर दोस्तों सब कुछ ठीक रहा तो विपक्ष जो है राष्ट्रपति चुनाव में अपना राष्ट्रपति किसी भी हाल में बना लेगा, अगर क्रॉस वोटिंग ना हुई और किसी तरीके से बीजेपी ने खरीद फरोख्त ना की तो। अब 2 सवाल यहां पर उठते हैं दोस्तों कि शिवसेना का इससे क्या लेना देना। आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि शिवसेना इस वक्त विपक्ष के नेता हैं और वो विपक्ष में उनका नंबर गिना जा रहा है। अगर शिवसेना बीजेपी में जाती है दोस्तों तो बीजेपी का नंबर बढ़ जाएगा, और पूरा का पूरा खेल ही बीजेपी का ये है। बीजेपी दोस्तों सिर्फ शिवसेना की सरकार गिराने की कोशिश नहीं कर रही है। बीजेपी चाहती है कि जो शिवसेना का सिंबल है, जो शिवसेना का दोस्तों एक लोगो है, वो लोगो भी एकनाथ शिंदे को मिल जाए और एकनाथ शिंदे बन जाए पूरी शिवसेना के मालिक।
अब आपको खेल दोस्तों पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए बात दोस्तों अगर सिर्फ सरकार गिराने की होती तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचा नहीं पाते, उनकी सरकार गिर जाती, क्योंकि इस वक्त उद्धव ठाकरे के पास पूरे पर्याप्त नंबर नहीं है। बीजेपी के पास अब ज्यादा बहुमत हो जाएगा अगर एकनाथ शिंदे उनसे गठबंधन करते हैं तो। दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बीजेपी सिर्फ अब शिवसेना को की सरकार गिराना नहीं चाहती, बल्कि जो शिवसेना का टैग है, जो उनका दोस्तों टैग लाइन है या फिर यूं कहते हैं जो उनका सिंबल है, लोगो है, वो भी उनसे छीनकर वो एकनाथ शिंदे को दिलाना चाहती है, ताकि दोस्तों ये हो जाए कि फिलहाल जो उद्धव ठाकरे हैं उनका पूरा का पूरा जो चीज थी, यानी कि जो पूरी पार्टी थी, वो एकनाथ शिंदे के पास चली गई और उद्धव के पास क्या बचेगा दोस्तों? ठन गोपाल। और यही बीजेपी चाह रही है कि पूरी की पूरी पार्टी जो है एकनाथ शिंदे के नाम हो जाए। और विपक्ष में दोस्तों, या फिर इसके दो रीजन भी है दोस्तों, एक ये भी है कि शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले और अगाड़ी यानी कि एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ दे, क्योंकि तब भी दोस्तों बीजेपी के नंबर बढ़ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि दरअसल बीजेपी का पूरा खेल राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ है। बीजेपी दोस्तों हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में किसी तरीके से अपने प्रत्याशी को जिताए और राष्ट्रपति बनाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के नाना पटोले बोले फिलहाल शिवसेना जब चाहे हमारा साथ छोड़ दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल दोस्तों संजय रावत ने एक बेतुका बयान दे दिया। आप समझिए दोस्तों, संजय रावत को दोस्तों सोच समझ के बयान देना चाहिए, क्योंकि आप समझिए इस वक्त अगर संजय रावत और पूरी शिवसेना का कोई साथ दे रहा है तो वो है दोस्तों कांग्रेस और एनसीपी। लेकिन संजय रावत ने कहा कि हम तो बीजेपी और एनसीपी को छोड़ने को तैयार है, वो सामने आकर बात तो करें वहां एकनाथ शिंदे। अब क्या दोस्तों ये सवाल कहीं ना कहीं ये नहीं बताता है कि जो संजय रावत का साथ दे रही है बीजेपी और एनसीपी और दोस्तों कांग्रेस, वो उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं? क्योंकि इस तरीके का बयान यही दर्शाता है दोस्तों कि संजय रावत की गद्दारी वाली भाषा है। आप समझिए, खुद लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ खुद ये कह रहा है कि हम तो कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ने को तैयार हैं। यानी कि 1.5 साल की मलाई खाने के बाद दोस्तों, आप समझिए, सॉरी 1.5 साल कम बोला हूं, 2.5 साल की मलाई खाने के बाद उनको ये समझ में आ रहा है कि फिलहाल वो जो है अपनी सरकार को अगाड़ी यानी कि दोस्तों कांग्रेस और एनसीपी से बाहर निकालने को तैयार है। जबकि संजय रावत का दो टूक बयान यह होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी शुरुआत से ये कह रही है कि हम उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। सवाल यही है दोस्तों कि अगर आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, अगर आप पर कोई भरोसा जता रहा है, तो आपको भी उसको वही लौटाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस वक्त संजय रावत का एक जवाब बहुत दुखी करने वाला, वो ये था कि हम तो निकलने को तैयार हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी चलेंगी चाल, राष्ट्रपति चुनाव में दोस्तों यशवंत सिन्हा को दिलाएंगी जीत। दरअसल दोस्तों यशवंत सिन्हा आपको बता दें विपक्ष के राष्ट्रपति के जो है यहाँ पर कैंडिडेट है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें यशवंत सिन्हा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो विपक्ष के लिए कुछ ना कुछ कर सके और वो राष्ट्रपति की सीट पर जम सके। और यकीन मानिए दोस्तों अगर ऐसा होता है, यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति बन जाते हैं दोस्तों, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती, कोई खेल नहीं होता, तो यकीन मानिए दोस्तों बीजेपी की आधी हार तो यूं ही हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति विपक्ष का होगा तो पूरी तरीके से बीजेपी कमजोर हो जाएगी। और बीजेपी का कमजोर होने का मतलब यह है दोस्तों कि लोकतंत्र जो है वो और मजबूत हो जाएगा। मैंने आपसे पहले भी दो चीजें कही थी दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति बहुत गंदी मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है दोस्तों अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति गंदी, क्योंकि 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे तो उसका आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा था। आपको याद हो गृह मंत्री अमित शाह को तड़ीपार भी कर दिया गया था जज के मर्डर के केस में। ऐसे में दोस्तों ये साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये सारा षड्यंत्र रचते हैं। वो सरकारी खजाने के बल पर सरकारें गिराते और बनाते हैं दोस्तों। कुछ लोगों को ईडी के डर से डराया जाता है कि ईडी के केस कर देंगे, कुछ लोगों को दोस्तों पैसों के बल पर खरीद लिया जाता है, तो कुछ लोगों को दोस्तों आप समझिए उनके ऊपर ऐसी ऐसी कार्रवाइयां धाराएं लगाई जाती है कि वो लोग डर जाते हैं। और यकीन मानिए शिवसेना के आधे लोग तो इसी वजह से डरे हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर दोस्तों ईडी के छापे और केस लगे हुए हैं। क्योंकि आपको याद हो कि दो नेता ऐसे हैं दोस्तों शिवसेना के जो अभी तक
एक तो एनसीपी के दोस्तों नवाब मलिक हैं, दूसरे आपको बता दें जो है यहाँ पर अनिल देशमुख है जो कि लंबे समय से जेल में है, वो शिवसेना के थे। तो ऐसे में दोस्तों ये सवाल उठता है कि फिलहाल जिन लोगों को जेल में बंद कर रखा है इस वक्त बीजेपी ने, वो उनका हाल देखकर कहीं ना कहीं शिवसेना के जो बागी विधायक है वो डरे हुए हैं दोस्तों, और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आजमगढ़ में दोस्तों आपको बता दें जमकर हुई जी है दोस्तों वोटिंग में धांधली, आजम खान ने लगाया गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों आजम खान ने गंभीर आरोप लगा दिए योगी आदित्यनाथ के ऊपर। आपको बता दोस्तों आजम खान का कहना है कि किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, खास कर जिसके सर पर टोपी देखी जा रही है उसको तो लठ मार कर भगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों वोटिंग के नाम पर आप समझिए, वोटिंग के नाम पर दोस्तों वहां पर धांधली की जा रही है। आपको बताता चलूं आजम खान ने कहा कि पोलिंग बूथ पर कोई नजर ही नहीं आ रहा है, और इसलिए नजर नहीं आ रहा है दोस्तों क्योंकि फिलहाल जो योगी सरकार है वो नाके पर यानी कि दोस्तों सड़क पर ही लंबी पुलिस की कतारें खड़ी कर युवाओं को और लोगों को जो आजम खान की टीम से वोट डालने आ रहे हैं, जो सपा को वोट डालने आ रहे हैं, उनको डरा डाकर भगाया जा रहा है। आपको बता दें आजम खान ने कहा कि लंबी सड़कों पर पुलिस खड़ी कर रखी है और पुलिस तैनात है, और वो पुलिस जो है दोस्तों आपको बता दें वो लोगों को वोट नहीं डालने दे रही है, वोटरों को, ऐसा आजम खान का कहना है। आजम खान ने साफ कहा कि फिलहाल इस वक्त हम इस देश में हमें हिंदुस्तानी माना जा रहा है, वही बहुत है। जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं तो आजम खान ने दोस्तों गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा दी। आजम खान ने कहा कि कभी तो सच्ची रिपोर्टिंग कर लो, कभी तो सच्चे मन से जो है यहाँ पर सच्चाई बता दो। आप समझिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि आजम खान ने, गोदी पत्रकार ने जब ये पूछा कि आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं, तब आजम खान ने कहा कि तुम जाकर नाके पर देख लो कैसे लोगों को मारकर भगाया जा रहा है और वहां पर वोट डालने जो भी आ रहा है इसको रोका जा रहा है। आजम खान ने कहा कि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। आजम खान ने रिपोर्टर से कहा कि कभी एक दिन सच्ची पत्रकारिता कर लो, कभी तो सच बोल लो। आप समझिए दोस्तों गोदी मीडिया की क्या इज्जत रह गई होगी जब आजम खान ने भरी मीडिया में यह कह दिया। आजम यहीं पर नहीं रुके, आजम खान का दर्द फिर से एक बार छलका दोस्तों। आजम खान से जब रिपोर्टर ने कहा कि क्या आप इलेक्शन कमीशन जाएंगे इस मुद्दे को लेकर, आजम खान ने कहा कि आज कुछ भी चीज स्वतंत्र नहीं बची है, इलेक्शन कमीशन जाने से क्या होगा भाई, हमें हिंदुस्तानी माना जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे बच्चे और मुझ पर 10,000 रुपए गल्ला लूटने का आरोप लगा है, हमने शराब की दुकान लूटी, उसमें से 10 मेरे बीवी और मेरा बच्चा भी शामिल था, इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा। आप समझिए दोस्तों आजम खान के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो बहुत ही गंभीर आरोप थे। आजम खान को किस तरीके से दोस्तों परेशान किया गया, उनको बड़ी बड़ी बातें बोली गई दोस्तों, और जाहिर सी बात है इस वक्त जो आजम खान के साथ हुआ है उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता है। क्योंकि दोस्तों बकरी चोरी, मुर्गी चोरी के जो केस लगे हैं इससे साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी निजी खुन्नस निकाली आजम खान से और कुछ नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कोई भी एक शराब की दुकान क्यों लूटेगा, वहां से 10-15 हजार लूट कर अपनी बीवी और अपने बच्चे को भी शामिल क्यों करेगा, ये तो एक सेंस वाली बात है दोस्तों। लेकिन योगी आदित्यनाथ के जितने भी मुकदमे लगे हुए हैं वो सब के सब फर्जी और एक नंबर के दोस्तों पाखंडी मुकदमे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र के सियासी घमासान के बीच टीएमसी ने दोस्तों आपको बता दें असम में किया जमकर प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर जमकर प्रदर्शन करवाया अपने कार्यकर्ताओं से। आपको बताता चलूं दोस्तों उद्धव ठाकरे के समर्थन में आने के बाद ममता बनर्जी ने असम में अपने कार्यकर्ताओं से जमकर प्रदर्शन करवाया, और वहां पर दोस्तों जहां जिस होटल में गुवाहाटी में वो लोग बंद है, यानी कि वहां पर नाना पटोले और वो लोग जहां पर बंद है वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला काटा। आपको बता दूं दोस्तों नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो देश से विपक्ष का नामो निशान मिटा दे। आपको दोस्तों 1980 की इंदिरा गांधी याद होंगी जिन्होंने एक साथ दोस्तों 29 राज्यों की सरकार गिरा दी थी, और दोस्तों नरेंद्र मोदी 1980 की इंदिरा गांधी से प्रेरित होकर क्या 2022 के मोदी वही कर रहे हैं जो एक बार इंदिरा गांधी ने किया था 1980 में? ये सवाल है बड़ा दोस्तों, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी उसी राह पर चल रहा है जिस राह पर कभी इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने दोस्तों अल्तमत में उनकी सरकार थी, उनके बाद नंबर कम थे तो उन्होंने 29 जगह की सरकार गिरवाई थी, 29 राज्यों की, और आज भी वो बायोडेटा सामने है दोस्तों। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें।